नमस्कार, चौपाल चर्चा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि किसानों से संबंधित जो भी विषय हैं उनके बारे में आप तक विस्तार से जानकारी पहुंचा सकें। वैसे तो हम आपके गांव तक पहुंचते थे, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से ताकि जो सावधानियां हैं उसे हम बरत सके, इसीलिए इस कार्यक्रम को हम आप तक स्टूडियो से पहुंचा रहे हैं। लेकिन जानकारी पहुंचाने का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। हर बार कार्यक्रम में अलग अलग विषय होते हैं और ऐसे ही आज का विषय है राष्ट्रीय कृषि बाजार। इससे किस तरीके से किसान जुड़ रहे हैं, कैसे उन्हें अपनी उपज का अच्छा लाभ मिल रहा है, अच्छा दाम मिल रहे हैं, और कैसे ट्रेडिंग यानी जो मंडियों तक पहुंचकर वहां पर अपने उपज को बेचने का तरीका होता था उसमें किस तरह के बदलाव आए हैं, कैसे किसानों की बेहतरी में ये योगदान कर रहा है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चौपाल चर्चा में बात करेंगे। और हमारे साथ कार्यक्रम में विशेषज्ञ जुड़ेंगे जो कि आपको इससे जुड़ी हुई कुछ नई जानकारियां भी देंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत से लेकर अब तक इस क्षेत्र में हमने कितनी कामयाबी हासिल की है और कितनी नई मंडियां इसमें बनी हैं और किसान कैसे इससे जुड़ रहे हैं और नए किसान कैसे जुड़ सकते हैं। ये सभी बातें आज कार्यक्रम में चौपाल चर्चा के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे विशेषज्ञ से जो कि कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधाकर द्विवेदी जो कि वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, कृषि अर्थशास्त्र, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू से। बहुत बहुत स्वागत है आपका द्विवेदी जी कार्यक्रम में। धन्यवाद अंजू जी। जी सुधाकर जी, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने विषय के बारे में बताया राष्ट्रीय कृषि बाजार, और कहा यह भी जा रहा है कि भविष्य अब यही है मंडियों का, तो ये किस तरीके से किसानों के लिए बेहतर है और इससे जुड़े हुए क्या विशेष बातें हैं जिसके बारे में आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसको हम आजकल ई नाम से जानते हैं, ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें किसान, ट्रेडर, खरीदार, एफपीओज ये क्रय विक्रय कृषि संबंधी जो भी उपज हम का करते हैं। यह बड़ी ही सुगम तरीका इसमें है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, मंडियाँ सारी कनेक्टेड हैं, सारे भाव मूल्य सब कुछ आपस में साझा होता है, सब कुछ ऑनलाइन है और ये बड़ा उचित समय भी है। कोरोना का भी समय है, इसमें भी ट्रेडिंग आप मैक्सिमम ट्रेडिंग ऑनलाइन सिस्टम से ही चल रहा है और ये एक बड़ी अच्छा प्लेटफार्म है जहाँ पर किसान अपने सरप्लस को आराम से सब्जियों को, खाद्यान्नों को, फलों को बेच सकें। जी द्विवेदी जी, एक हमने चीज़ ये भी देखी है कि जब तक विपणन बेहतर ना हो तब तक हम कितने भी प्रयास कर लें, कितनी भी तरह की नई तकनीक ले आए, नए मॉडल्स ले आए, उसका लाभ हमारे किसानों तक नहीं पहुंच सकता है। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। तो ई नाम की दिशा में अगर हम बात करें तो विपणन व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी सजग है और इसको लेकर किस तरह के कदम उठाए गए हैं इसकी बेहतरी के लिए? विपणन व्यवस्था बड़ी ही एक जटिल और गंभीर विषय है। एक तरफ हम बात करते हैं कृषि विपणन में तमाम मध्यस्थ हैं, इंटरमीडिएट हैं और जो उपभोक्ता है उसके मूल्य का काफ़ी हिस्सा उनके पास चला जाता है। कुछ हद तक तो बिल्कुल ही सही है कि कृषि विपणन की प्रक्रिया में मध्यस्थों को हम जीरो नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं हम कि कृषि उपज स्थानीय है, भौगोलिक दिशा से है, हर चीज़ हर जगह उत्पादन नहीं की जा सकती है, लेकिन उपभोक्ता हर उपज के, हर प्रोडक्ट के हर जगह हैं। सो ऐसे प्रक्रिया में हम मध्यस्थों को कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ई नाम से के द्वारा जो प्लेटफार्म है इसके द्वारा मार्केटिंग करके हम किसान उपभोक्ता के द्वारा दिए गए मूल्य में से ज़्यादा हिस्सा किसान तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये समस्या देखने को मिलती है कि जो बिचौलिए हैं वो कहते हैं कि बीच का जो मार्जिन होता है वो उनके पास चला जाता है। किसान इतनी मेहनत करता है तब भी वो अपनी उपज का भाव नहीं लगा पाता, उसे मंडियों के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। वहाँ पर जो बोली चलती है उसी के अनुसार ही उसे अपनी उपज बेचनी पड़ती थी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि ई नाम से उसे इसमें राहत मिल सकती है, लेकिन किस तरीके से ये राहत होगी? क्योंकि अब बायर तो अभी भी वही है, खरीदार वही हैं, और चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन तक पहुंचा जा रहा है, तो इससे दाम उन्हें बेहतर कैसे मिल सकते हैं? चूँकि जो भी संबंधित मंडियां इंटरकनेक्टेड हैं तो बेचने वाले को, किसान को, एफपीओज को ये भली भांति पता है कि किस बाजार में क्या भाव है। पहले जो ये चीज़ें नहीं थी, ऑप्शन एक मंडी के लेवल के बेस पर होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब चीज़ें जैसे नॉर्थ की मंडी मान लीजिए, साउथ की मंडी मान लीजिए, ईस्ट की, सेंटर की, तो एटलीस्ट 20-25-100 मंडियां आपस में कनेक्टेड हैं और किसान बड़ी भली भांत से पहचान जाता है, जान जाता है कि यहाँ पर इसका मूल्य ये है, वहाँ पर ये है। तो ऐसे में मूल्य का निर्धारण भी सही होता है और उपभोक्ता को भी
सामान कम पैसे में और सस्ते में मिलता है और किसान को भी इससे फायदा होता है। नंबर 2 बात यह है, हम सभी जानते हैं कि देश के अधिकतर किसान या तो लघु हैं या सीमांत हैं, जिनके पास अपना उत्पादन का सरप्लस बहुत कम मात्रा में होता है। तो कम मात्रा में जब उत्पादन होता है तो किसान किसी भी तरीके से इसको अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकता, अच्छा मूल्य नहीं प्राप्त कर सकता। इसी संदर्भ में, इसी विषय में जो FPOs हैं, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ये छोटे छोटे किसान लोग मिल करके अपना संगठन बनाए हुए हैं, अपने उपज को इकट्ठा करते हैं और फिर जो है सो ऑनलाइन ई-ट्रेडिंग में भाग लेते हैं। जी जी बिल्कुल। और FPO को लेकर भी सरकार स्ट्रेटेजी बना रही है। 10,000 FPO का टारगेट भी रखा है सरकार ने। तो कह सकते हैं कि एक तरह की क्रांति की पूरी तैयारी है इस क्षेत्र में। ऐसे में द्विवेदी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब ई-नैम की बात होती थी, राष्ट्रीय कृषि बाजार की, तो बहुत तरह की आशंकाएं थी। ये कहा जाता था कि किसान इतना अभी टेक सेवी नहीं है कि वो मोबाइल से मंडियों में बेचे, या फिर कंप्यूटर उसके लिए उसकी पहुंच में नहीं है, और किसान इसको लेकर कितने सहज होंगे। लेकिन 21 मंडियों से जो इसकी शुरुआत हुई है, अब हम देख रहे हैं कि इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसे किस तरीके से किया गया, इसके पीछे किस तरह का होमवर्क रहा, क्या बताना चाहेंगे? ये भ्रांति तो बिल्कुल दूर हो गई कि किसान हमारा गैर शिक्षित है, अनपढ़ है, तो कैसे वो ई-ट्रेडिंग के सिस्टम को अपनाएगा। आपने देखा होगा शिक्षा जरूरी है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। जो किसान प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई किया है, साक्षर है। कई बार तो देखने को मिलता है कि गांव में आप जाएं तो अशिक्षित किसान भी टेक्नो सेवी हो चुका है, और वो भ्रांति खत्म हो गई है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अनपढ़ मास में या कम शिक्षित मास में जो हमारे किसान हैं, भाई हैं, उनमें कैसे तक पहुँचाएँ। तो ये ऐसा अब कुछ नहीं है, ये भ्रांति खत्म हो गई है। और ई-ट्रेडिंग की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही सघन तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपको पता होगा अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की गई थी। तब बड़े सीमित संख्या में मार्केट इससे जुड़े हुए थे, इवेंट मार्केट और बाजार और ये किसान और ट्रेडर्स और FPOs। लेकिन आज देखिए 100 से अधिक वस्तुएं ई प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और हजारों मंडियां जुड़ चुकी हैं, और इस दिशा में बड़ा अच्छा काम चल रहा है। जी बिल्कुल। तो जो एक भ्रांति थी, और ये था कि जो किसान हैं वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मोबाइल से मंडियों में कैसे अपनी उपज को भेजेंगे, ये जो भ्रांतियां हैं वो अब धीरे धीरे छटती हुई नजर आ रही है। और किसान भी जो है, जो आज के दौर में जो मंडियों का रूप बदल रहा है, किसान भी उसे अपना रहा है, अपने आप को बदलते दौर के साथ ढाल भी रहा है। हमारे साथ द्विवेदी जी आप बने रहें। फिलहाल चौपाल चर्चा में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ई-नैम से जुड़े हुए जो 2 नए मॉडल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें चौपाल चर्चा। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ई-नैम के बारे में और हमारे साथ डॉक्टर द्विवेदी जी लगातार बने हुए हैं, जो कि इसके बारे में विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनसे हम चर्चा करते हैं। द्विवेदी जी, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि इसके 2 मॉडल सामने आ रहे हैं, जहाँ वेयर हाउस के माध्यम से ट्रेडिंग की बात की जा रही है, FPO को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। तो ये दोनों मॉडल किस तरीके से काम करेंगे और इनका क्या रूप रहेगा? ये कोविड-19 के लॉकडाउन के दशा में ई-नाम पर 2 नए मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसमें एक वेयर हाउस मॉड्यूल है जिसका सीधा संबंध जो है क्रय विक्रय से है, और दूसरा जो है वो FPO के माध्यम से है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, FPO छोटे किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। छोटे किसानों के उपज को एकत्र करके वेयर हाउस तक लाना और उनको सप्लाई करना, और वेयर हाउस डायरेक्टली अपने ट्रेडर्स को, अपने बायर्स को सामान को बेचना, वस्तु को बेचना। तो कह सकते हैं कि ये FPO एक बैक सपोर्ट काम कर रहा है वेयर हाउस सिस्टम के लिए, और ये सिस्टम बड़ी ही उपयोगी है, बहुत ही सफल है। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने इन दोनों मॉडल्स के बारे में बताया, तो ये एक अलग अलग इकाई के तौर पर भी है और इन दोनों को आपस में मिला करके भी हम देख सकते हैं, ताकि और चीज़ें आसान रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इंडिपेंडेंटली भी काम करती हैं, और दोनों ही ये संस्थाएं, सब संस्थाएं जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं। जी जी जी। द्विवेदी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और हाल में सरकार ने एक आर्थिक पैकेज भी अनाउंस किया है, जिससे हर क्षेत्र को, खास तौर पर जो हमारा कृषि का क्षेत्र है उसका ध्यान रखा गया है। और ऐसे में जब हम ई-नैम की बात करते हैं, तो ई-नैम को और मजबूत करने के लिए, इसको और सरल सुगम बनाने के लिए, और ज़्यादा किसान इससे जुड़े, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसमें कौन से नए कदम उठाए जाएंगे और कैसे हमारे किसान इससे आत्मनिर्भर बन पाएंगे? कल ही 1700 करोड़ रुपए के राशि का आवंटन किया गया है आत्मनिर्भर भारत को करने के लिए। अभी तक ये जो मेनली जो राष्ट्रीय बाजार अधिनियम है, जो वो है, इसके अंतर्गत क्रय विक्रय का काम मेनली होता है। लेकिन अब सरकार इसमें चाहती है कि, जैसा कि पता है कि हमारे बहुत से उत्पादन पेरिसेबल हैं, हाईली पेरिसेबल हैं। पेरिसेबिलिटी कई लेवल हमारे पास है। वेजिटेबल्स को हम मुश्किल से 10 दिन, 1 हफ्ता तक रख सकते हैं। फ्रूट्स को हम मुश्किल से महीना 2 महीना रख सकते हैं। इस तरीके से पोटैटो है, ओनियन है, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना। मोस्टली आइटम्स हमारे कहने का मतलब है पेरिस होने वाली हैं, तो जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। जी जी हाँ, शेल्फ लाइफ कम होती है और बहुत जल्दी खराब होती है। दूध है, दही है, अंडा है, तमाम तरह के मछली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे समझ से सरकार ये चाहती है कि वैल्यू एडिशन पर ज़्यादा जोर दिया जाए, चीज़ों को मूल्य संवर्धित किया जाए, ताकि इनकी उपयोगिता लॉन्ग टर्म तक बनी रहे, और जो 40% तक, 40% तक हम जो नुकसान झेल रहे हैं पेरिसेबिलिटी से, इससे निपटा जाए। तो कहीं ना कहीं ये वही जो डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर्स का जो कंसेप्ट है, इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये तैयारी चल रही है। अभी बहुत मंडियों को नियमित करने की जरूरत है, बहुत से रास्ते सड़क बनवाने की जरूरत है। तो ये सारी मुद्रा जो आवंटित की गई है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है, उपयोगी है, और हमें पूरा यकीन है कि आगे कृषि विपणन की व्यवस्था और सुगम और बेहतर होगी। इसमें किसान, उपभोक्ता, ट्रेडर्स, सभी लोग अपने हिसाब से मुनाफा कमाएंगे और अपना ये व्यवस्था चलेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुधाकर, जैसे कि आपने मुनाफे की यहाँ बात की, तो ये भी कहा जा रहा था जब इसकी शुरुआत की गई कि अभी जो किसान हैं वो अपने घर से कुछ किलोमीटर के दायरे में ही जो मंडी होती है वहाँ पहुँचकर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर रहता था, क्योंकि उसके पास ना तो इतने साधन होते थे, ना इतनी जानकारियाँ, या ना ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था जहाँ वो दूर दूर तक पहुँच सकता था। वहीं बिचौलियों का रोल बढ़ जाता था। अब ये बताया कि इस ई-नैम के जरिए अंतर्राज्यीय
ट्रेड किस तरीके से हो रहा है? यानी मान लीजिए एक छोटा किसान है और दूसरे राज्य में अपने प्रोड्यूस को, अपनी उपज को बेचना चाहता है, तो इससे हम कितना बेहतर होते हुए देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारे जो कृषि उत्पादन है ये प्लेस सेंट्रिक है, क्लाइमेट सेंट्रिक है। हर चीज हर जगह उपज नहीं हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट में पाइन एप्पल हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग उसका एंजॉय कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। कश्मीर के एप्पल हैं और पूरे साउथ और एवरी कंट्री के हर पार्ट में जा रहा है। तो इंटर स्टेट ट्रेडिंग का तो था पहले भी हमारे पास, जो ट्रेडिशनल हमारे सिस्टम थे उससे। ये ई नाम के इन्वॉल्व होने से, इसके प्लेटफॉर्म से ये ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। आपको पता है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक दलहन पैदा करता है, आपको पता है कौन सा राज्य सबसे अधिक तिलहन पैदा करता है, ये भी पता हम सबको है कि उपभोग हम सभी लोग करते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से अन्य जगहों पर जाने के लिए, वस्तु को पहुंचने के लिए ई नाम बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है। और सबसे अच्छी खूबी क्या है कि इसमें छोटे बड़े बहुत से बिचौलिए खत्म हो गए हैं, उनका रोल नहीं है, जो कि हमारे उपभोक्ताओं के दिए गए पैसे में से सबसे अधिक शेयर लेते थे जी। तो इस दिशा में मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ समझने के लिए कि कृषि कार्य में लगे हुए किसान भाई को इसका लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन हम सुधाकर जी, हमने ये भी सुना कई मंचों से जब बातें सामने आती हैं ई नैम के बारे में, ये भी कहा जाता है कि बिचौलिए कोई यहाँ पर खलनायक नहीं है, उनके बिना हम पूरी तरीके से उनको माइनस करके भी नहीं सोच पा सकते कि मंडियों को पूरी तरीके से हम इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो क्या उनकी भूमिका में भी किसी तरह का बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है? मैडम, बिचौलिए जो हैं, बाय द वे, जब ये शब्द आता है तो समाज के मन में ही होता है कि ये फालतू के इंटरमीडिएट हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि इनके बिना कृषि विपणन का कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता है। जी जी, बिल्कुल। हाँ, इनकी चेन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इनके चेन को हम खत्म नहीं कर सकते। और ऊपर से अब जो बिचौलिए, जो ट्रेडर्स क्या हैं, यदि आप ढंग से समझें तो ट्रेडर्स तो एक तरह का बिचौलिया ही है। लेकिन ट्रेडर के बिना क्या मार्केटिंग की एक्टिविटीज कंप्लीट हो सकती है? विपणन कार्य संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। और वो हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो एक तरह से बहुत बड़े फैक्टर हैं, प्लेटफॉर्म अवेल कराने वाले लोग हैं। यहाँ से वहाँ से जो जिन वस्तुओं की आपूर्ति जहाँ करनी है वहाँ वो मंगाते हैं, जहाँ जो भेजना होता है वहाँ वो ले जाते हैं। और ई ट्रेडिंग में भी वो उनको हमने रखा हुआ है इनाम से में हमने ट्रेडर्स को खत्म नहीं किया है। ट्रेडर्स एक महत्वपूर्ण रोल है और वो लीगली इसमें भागीदार हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ ही यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी इनाम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी और इससे जुड़े हुए कुछ और बातें आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें चौपाल चर्चा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज का चौपाल चर्चा हमारा आत्मनिर्भर भारत विशेष है और आज हम ई नैम पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ई नैम पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले भी बहुत सारी बातें हमने आप तक पहुंचाई और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर द्विवेदी, जैसा कि ब्रेक से पहले आपने बताया कि जो बिचौलिए हैं उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, उनकी अपनी भूमिका है और उस भूमिका की अपनी अहमियत है जिसे हम समझते हैं। इसीलिए
इसे और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि अब जो ये प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म है, ये इंडिपेंडेंटली भी कोई बना सकता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा से बताएं कि ये क्या है और क्या ये ई-नैम का हिस्सा होगा या इससे जुड़ा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कोई भी व्यक्ति अपना ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकता है। ई-नाम पर कारोबार करने के लिए किसान को, चाहे ट्रेडर को या एफपीओज को अपना करना पड़ता है पंजीकरण सबसे पहले। इसका ई-नाम की वेबसाइट है enam.gov.in। जब हम इसको लॉगिन करते हैं तो इस पर 3 तरह के फॉर्म आते हैं। एक फॉर्म है फार्मर्स के लिए, दूसरा ट्रेडर्स के लिए और तीसरा है एफपीओज के लिए। अब जो जिस कैटेगरी में आता है, कोई एफपीओ का पर्सन है तो एफपीओ वाला फॉर्म भरता है, किसान अपना किसान का फॉर्म भरता है। एक बार जब वो फॉर्म अप्लाई करके अपलोड करता है तो फिर से फॉर्म अप्रूव हो जाता है एपीएमसी के द्वारा, और उसके बाद से वह व्यक्ति या वह संस्था में मतलब एफपीओज, व्यक्ति मीन्स किसान, ट्रेडर्स या ट्रेडिंग यूनियंस, ये अपने कारोबार को शुरू कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और भली भांति बहुत आसानी से इसमें ई पेमेंट की सुविधा है, कहीं कोई पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, आराम से ई-नाम के द्वारा ट्रेडिंग की जा सकती है। बिल्कुल। और ये भी बताएं कि जैसे कि हम अलग अलग मंचों से सुनते हैं, प्रधानमंत्री भी इसके बारे में कहते हैं कि एक राष्ट्र एक बाजार, तो इस सपने को साकार करने में ई-नाम कितना कारगर है? इस सपने को साकार करने में ई-नाम ने प्रूफ कर दिया, प्रमाणित कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हम सभी जानते हैं कि ई-नाम में, ई मार्केटिंग में देश की सारी मंडियां इंटरकनेक्टेड हैं। हमें हर मंडी का भाव, हर मंडी में अवेलेबिलिटी, जिन्सों का सब पता है, मात्रा पता है, विभिन्न गुणात्मक तरीके हैं, ग्रेडिंग है, ये सब चीज़ें पता है। तो जब ट्रांसपेरेंसी है पूरे सारे मंडियों में, तो स्वाभाविक है, इसी को तो एक देश एक बाजार कहते हैं। हमें चेन्नई के मार्केट के बारे में बैठ के दिल्ली में पता हो, दिल्ली वाले मार्केट का पता हमें जम्मू में बैठ करके हो, मीन्स कि ये पूरा ही पारदर्शी है बाजार, और हमें हर बाजार के भाव, जिनसों की उपलब्धता सब कुछ पता है। इसीलिए इसको एक बाजार एक देश या एक देश एक बाजार का एक स्लोगन दिया गया है, और पूर्ण रूप से ये लाभकारी है, फायदेमंद है। जी बिल्कुल। तो जो ये सपना देखा है, इस सपने को साकार करने में ई-नैम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और मकसद यही है कि जो हमारे किसान हैं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, उन्हें अपनी उपज का अच्छा दाम मिले, सही दाम मिले, क्योंकि किसान उत्पादन तो कर लेता है, पैदावार तो उसकी बढ़ रही है, लेकिन समस्या ये आती है कि जब वो बाज़ार में जाता है तो उसके अनुसार उसे दाम नहीं मिल पाते हैं। और इसी समस्या को दूर करने के लिए ई-नैम को सामने लाया गया, जिसको हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे किसानों के बीच बढ़ रहा है, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और मंडियों की संख्या भी बढ़ रही है, और इसमें जो समय समय पर सुधार है वो भी किए जा रहे हैं। द्विवेदी जी, आपको क्या लगता है कि सुधार के स्तर पर किस तरह कि अभी इसमें और बदलाव की ज़रूरत है, या फिर और बेहतर इसे अपग्रेड करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है? कौन कौन से वो क्षेत्र रहेंगे इससे जुड़े हुए? सुधार एक नियमित प्रक्रिया है। सुधार का हम कभी विराम नहीं दे सकते। छोटे से छोटे एक्टिविटी प्रक्रिया भी सुधार में आते हैं। जैसे किसानों को अब तक बहुत कम किसान इससे वाकिफ थे कि हम अपने उत्पादन को ग्रेडिंग करें। अब जब बाजार पूरा कम्पिटिटिव हो गया है, पूरा बाजार जो है प्रतियोगी हो गया है, तो ऐसे में किसान को अवेयरनेस आ रही है। वो अपने एक प्रोडक्ट को, प्रोड्यूस को 2, 3, 4 क्लास में बांटते हैं, उस हिसाब से उसका मूल्य निर्धारण होता है, और स्वाभाविक है उपभोक्ता को भी अच्छे क्वालिटी का, अच्छे स्तर का सामान मिलता है, किसान को भी उचित दाम मिलता है। तो ये एक छोटा उदाहरण है सुधार के। ऐसे बहुत से सुधारों की आवश्यकता है, और समय समय पर हर सुधारों की कदम उठाए ही जा रहे हैं, और ये नियत प्रक्रिया है, नियमित रूप से चलेगी। और अभी बहुत कुछ, अभी ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, नंबर ऑफ मार्केट्स, अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के मार्केट्स को कर पाए हैं, अभी हम तहसील लेवल के मार्केट्स को, ब्लॉक लेवल्स के मार्केट्स को, इनको भी हमें शामिल करना है। जिन स्पेसिफिक मार्केट्स हैं जिनको हम बोलते हैं निच प्रोडक्ट्स, जैसे मान लीजिए कि काला जीरा है, मान लीजिए पाइनएप्पल है, एप्पल है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये स्पेस स्पेसिफिक हैं जी बिल्कुल। तो इन वस्तु स्पेसिफिक बाजार हैं ये, बिल्कुल। इन बाजारों को भी ध्यान में रख के आगे विकास करना पड़ेगा। अभी हम सारे कॉमन मार्केट्स को, कॉमन जिन्स के बाजारों को हम इसमें शामिल किए हुए हैं, इनरोल किए।
जी, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि जो जिन्सों की बात है कि कौन-कौन से जिन्सें और कौन-कौन से अपने प्रोड्यूस किसान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच सकते हैं, इसको बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? दिन प्रतिदिन जिन्स नए जुड़ते ही जा रहे हैं। जिन्सों की संख्या तो जैसे जैसे डिमांड हो रही है वैसे वैसे जिन्स ऐड होते जा रहे हैं। ये अच्छी प्रक्रिया है और ये चलता ही रहेगा। जिन्स की उपलब्धता चाहिए, जिन्स को शामिल करने की डिमांड चाहिए। जैसे जैसे जिन्सों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे जिन्स ऐड हो रहे हैं। जी, जी। मोर देन 100 प्रकार के वस्तु, कृषि के वस्तु आज बाजार में ई नाम पर हैं। जी। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, अच्छी बात है। डॉक्टर सुधाकर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई ई-नैम से जुड़ी हुई। अंत में, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, आप हमारे किसानों को किसी तरह की सलाह देना चाहेंगे? मेरा सलाह किसानों के लिए है कि अधिकतर किसान भाई हमारे मध्यम हैं, छोटे हैं और सीमांत हैं। ये लोग हतोत्साहित ना हो। इनके पास जो भी सरप्लस है ये किसी न किसी अपने क्षेत्र में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को से जुड़ें, इसमें संबंधित हों। इसी के द्वारा ही अपने उपज का अच्छे तरीके से विपणन कर सकते हैं। ये यदि अकेले चाहेंगे बेचना तो निश्चित ही बाजार में उनकी वस्तु का कीमत नहीं मिलेगा। संस्थाओं से जुड़ें, अपना उपज ले आएं, एक साथ इंटीग्रेट हों और सामूहिक बाजार, पहले पुराने सिस्टम में इसको हम कहते थे सहकारी बाजार, उसी का ये एक थोड़ा मॉडर्न वर्जन है। जी जी। एफपीओ, तो एफपीओ से संबंधित हों, उसमें जुड़ें, उसमें रजिस्टर हों और अपने जिन्सों की बिक्री खरीद आराम से करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। आशा करते हैं कि हमारे किसानों ने जो कार्यक्रम देखा है वो ज़रूर कुछ ना कुछ इससे लाभ उठाएंगे और जो बदलते दौर की आज की जो नई तकनीक है उसे अपनाएंगे। कृषि में जो हम देख रहे हैं कि तकनीक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता जा रहा है, तो हमारे किसान भी इन बदलते हुए तरीक़ों के साथ अपने आप को ढालेंगे। और आज हमने बात की ई-नैम के बारे में और मकसद ये है कि जो हम आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं उसमें हमारे किसानों की भागीदारी लगातार बढ़े, सक्षम हो और आगे बढ़े। इसी के साथ ही आज के चौपाल चर्चा में फिलहाल इतना ही। चौपाल चर्चा के नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।